चलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा सेतु। कैसे हो आप लोग? आई होप बिल्कुल मस्त स्वस्थ झकास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दें, जिस तरह से साइंस वाले और टेंथ वाले का तैयारी बेहतरीन चल रहा है, उसी तरह से आर्ट्स वाले का भी पूरा तैयारी शुरू हो चुका है, जिसमें हम आर्ट्स के ऑल सब्जेक्ट का क्लासेस देंगे हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा सेतु पे, जिस पर आपको आर्ट्स के ऑल विषय का क्लास चलेगा। चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आपके होम साइंस हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे म्यूजिक हो। मतलब इतना आर्ट्स में सब्जेक्ट है ना, बोलते रह जाऊंगा, खत्म नहीं होगा। अभी जो हम क्लास लेने वाले, इससे पहले मैं 2 क्लास ऑलरेडी हिस्ट्री का, 2 क्लास ज्योग्राफी का ले चुका हूं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12 का चैप्टर, क्लास 12 का ये है क्या बोलते हैं, पोल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। पोल साइंस होता है पॉलिटिकल साइंस को ही पोल साइंस हम लोग कह देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। जिसको हिंदी में हम लोग राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। इस चैप्टर के जितने हमारे, और याद रहे, इस पॉलिटिकल साइंस में कोई हमारा प्रैक्टिकल नहीं होता है, यानी कि पूरे 100/100 का एग्जाम होता है मेरे प्यारे बच्चों। 100 नंबर का एग्जाम होता है। कोई यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम इस सब्जेक्ट में नहीं होता, राजनीतिक शास्त्र पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। इस चैप्टर का जितना लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय, लघु मतलब 2 नंबर वाला क्वेश्चन, दीर्घ मतलब 5 नंबर वाला क्वेश्चन, जितना इस चैप्टर से बनता है, सभी क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे आज इस लेक्चर में। बस आपको डेली शाम को 6 बजे आइए, क्लास कीजिए और अच्छे से अच्छे नंबर लाने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कहता है, क्वेश्चन को धैर्य पूर्वक समझना, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान थोड़ा सा लेंदी मानी जाती है। आर्ट्स के सबसे ज्यादा भारी ये है इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो एक दलीय व्यवस्था क्या है, इसका मतलब क्या होता है? एक दलीय व्यवस्था है क्या? जिस राजनीतिक व्यवस्था में केवल एक राजनीतिक दल हो, ठीक है, राजनीतिक दल हो, उसे हम एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दिए, जिस राजनीतिक व्यवस्था में केवल एक ही राजनीतिक दल हो, केवल एक ही राजनीतिक दल हो, तो उसे एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। विश्व में सिर्फ भारत ही ऐसा नहीं है कि मात्र भारत ही एक मात्र ऐसा देश नहीं है जो एक दल के प्रभुत्व के गुजरा हुई है। विश्व के अनेक देशों में एक दल का शासन एवं प्रभुत्व रहा है। देखिए, एक दल मतलब होता क्या है, जैसे कि इससे पहले 2014 नहीं, 1924, जो 2019 में जो एग्जाम बोले, इलेक्शन हुआ था, 2020 या 19 में इलेक्शन हुआ था, ठीक है। इसमें जो भाजपा था, बीजेपी जो था, वो खुद से अकेला ही सीट लाया था, लगभग 300 पार कर लिया था वो, 300 पार। और उसको बेसिकली सरकार बनाने के लिए कितने चाहिए? 543 सीट है, यानी कि उसको कितना चाहिए? 243 है ना, 23, यानी कि 73 सीट चाहिए। यानी कि उसको मात्र 273 सीट अगर किसी को प्राप्त हो जाए, वो सरकार बना सकता है। अगर भाजपा अकेला दम पर वो 300 प्लस सीट लाया था, यानी कि वह सिंपल अकेला ही दम पर सरकार बना सकता था। तो ऐसे व्यवस्था के एक दल है। अभी जो सरकार बना है, जिसमें आपको बीजेपी है, एलजेपी है और साथ में जदयू भी है। ये मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, अभी जो 2024 में जो चुनाव हुआ है, 2024 में जो आपको चुनाव हुआ, जिसमें बेसिकली बीजेपी है, बीजेपी है, और बीजेपी के पास पूरा बहुमत नहीं था कि सरकार बना पाए। लगभग उसका 240-43 नहीं, कितने सीटें मुझे भी ध्यान नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो बीजेपी का लगभग वही 250 या 60 सीट के करीब है, 250 करीब है। तो बीजेपी है, साथ में कौन कौन है? एलजेपी है, एलजेपी यानी कि कौन है? चिराग पासवान जी का है। उसके बाद हमारे हैं जेडीयू, जो नीतीश चचा हमारे हैं, जेडीयू, जेडीयू, जेडीयू। ये मेरे प्यारे बच्चों 3-4 दल मिलाकर एक और पवन कल्याण है, जो साउथ की तरफ के हैं, उनका है। और पवन कल्याण के साथ साथ एक और है, जो बेसिकली नाम क्या है, जेपी नड्डा, नहीं नड्डा, कुछ ऐसे ही नाम है। 3-4 मिलाकर लगभग वो 300 प्लस सीट पुराए हैं और अपना सरकार बनाए हैं। तो यह एक दलीय व्यवस्था नहीं है। एक दलीय व्यवस्था ऐसे होते हैं जो अकेले दम पर अपना सरकार बना सकता है, बहुमत प्राप्त करके सरकार बना सकता है, ठीक है। जैसे अभी जो बिहार की बात करें, बिहार में जो
मुख्यमंत्री बिहार में सीएम आपको नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार की बात करते हैं तो नीतीश कुमार जो है, या इसमें कौन कौन है, बीजेपी का भी सीट है, बीजेपी भी है और प्लस जदयू भी है, ठीक है ना, जदयू भी है और जेडीयू, जदयू भी है। दोनों मिलाकर सरकार बनाइए। अगर इसमें से कोई भी एक हटेगा तो वो खत्म हो जाएगा। एक दलीय शासन क्या है, जब सिंगल अकेला दम पर सरकार बना पाए। इससे पहले था बहुत सारा, कांग्रेस बहुत किया है इससे पहले। तो जिस राजनीतिक व्यवस्था में केवल एक दल राजनीतिक दल हो तो ऐसे एक दलीय व्यवस्था कहा जाता है। विश्व में सिर्फ भारत ही नहीं, यानी कि भारत ही एक ऐसा मात्र देश नहीं है, यानी कि भारत ही केवल ऐसा देश नहीं है जो एक दलीय है। इस प्रकार के बहुत सारे देश हैं जिसमें एक दलीय शासन व्यवस्था है, और एक दलीय मतलब एक दलीय व्यवस्था पर चली है, ठीक है ना, जो एक दल के प्रभुत्व से गुजरा हो। मतलब एक दल मतलब सिंपल अकेला मिलकर सरकार बनाया हो, अभी तो है नहीं, गुजरा हो, ठीक है ना। विश्व के अनेक देशों में एक दल का शासन एवं प्रभुत्व रहा है, या रहा है, अभी है नहीं, रहा है। अकेला दम पर सरकार बना लेना, अभी बहुत सारा छोटी छोटी दल मिलकर क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक दलीय प्रभुत्व पर व्याख्या करें। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा का नंबर क्वेश्चन है कि एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था क्या है। एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था क्या है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए समझते हैं। एक दलीय प्रभुत्व वाला राज्य, यहाँ पे राज्य जो होता है बहुमत शासन की एक प्रणाली है। समझना मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको समझाने के प्रयास करूंगा, समझिएगा। एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था क्या है, यानी कि एक दलीय प्रभुत्व जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो एक दलीय प्रभुत्व वाला राज्य बहुमत शासन की एक प्रणाली है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना, बहुमत शासन की एक प्रणाली है जहां एक राजनीतिक दल ने लगातार बहुत बड़े बहुमत से चुनाव जीत हासिल की है, और इसीलिए वह क्या क्या है, प्रमुख शाखा दल यानी कि प्रमुख शासक दल है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अन्य छोटे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन बनाने की आवश्यकता नहीं है। देखो यहाँ पे आपको समझाते हैं कहने का क्या मतलब था। देखो, एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था का मतलब क्या है, यानी कि कोई कोई ऐसा पार्टी होता है जो इतना अपने बहुमत प्राप्त कर लेता है, इतना बहुमत अकेले दम पर प्राप्त कर लेता है जिससे किसी दूसरे को आवश्यकता नहीं पड़ता है। जिससे इससे पहले 2000 ईस्वी से पहले कांग्रेस एक ऐसा पार्टी था जो भटकने नहीं देता था। लगभग 1952 में, याद रखना, 1952 में, 1957 में लगातार जीता था, 1967 में, मतलब लगातार चुनाव हो रहा था, ठीक है, लगातार 67 में लगातार चुनाव में जीत हासिल करता था, और इतना अपने आप को वर्चस्व बना लिया था कि दूसरे दल को आसपास भटकने नहीं देता था। तो वही कहा गया है कि एक दलीय प्रभुत्व वाले राज्य बहुत क्या है, यहाँ पे बहुमत शासन की एक प्रणाली है, बहुमत शासन की एक प्रणाली है जिस पर बहुत ज्यादा बहुमत मिल जाता है। अब बताओ, जो दल कोई भी चुनाव लड़े, जैसे बिहार में कौन है, कांग्रेस है, कांग्रेस भी है। देखो बिहार में कौन कौन चुनाव लड़ता है, मेन मेन बताता हूँ। एक कांग्रेस है, एक आपको आरजेडी है, एक जदयू है, एक बीजेपी है। बीजेपी कांग्रेस बेसिकली राष्ट्रीय दल है, और जदयू है, और बात करें मेरे पास आरजेडी, ये बेसिकली राज्य दल है, मतलब एक क्षेत्रीय दल है। आई मीन या सिर्फ राज्य में अपना करता है, और जो बीजेपी और कांग्रेस है पूरे देश में अपना यदि करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, चार गो दल है, दो दो मिलकर लड़ रहा है। तो होता क्या है कि अगर कोई सिंगल, जैसे कि जदयू को या आरजेडी को इतना ना बहुमत मिलेगा, जैसे अभी 243 सीट है ना बिहार में, 243, किसकी 243 सीट है, विधानसभा की, या विधानसभा की है, राज्यसभा की नहीं है, लोकसभा की सीट नहीं है। लोकसभा का सीट हमारा बिहार में कितने हैं, 40 है। लोकसभा का सभा लोकसभा का सीट जो हमारे बिहार में 40 है, कितने हैं, बिहार में 40 है, बिहार में 40 है। और यहाँ पे ये विधानसभा का सीट बता रहा हूं मैं, विधानसभा, ठीक है ना, विधानसभा का सीट आपको 243 है। तो विधानसभा में अगर इसको सरकार बनाने के लिए कितनी सीट चाहिए, 122 चाहिए, 122 चाहिए सीट, उसको किसी को भी 122 मिल गया, जीत गया।
अगर किसी को, किसी भी दल को अगर 150 मिल जाए तो अपने आप पर वो थोड़ा नाचने नहीं लगेगा, गरथैली के डांस करने लगेगा। गरथैली के डांस जानते हो? मतलब एक हाथ सर पर, एक हाथ डाल पर, डिक डिक, है ना? ये शंकर जी करवाए थे गरथैली के डांस। ठीक है, इस पर एक कहानी याद आ रहा है, मैं थोड़ा देर में कहूंगा, पहले इसको समझाने दो। ठीक है, तो एक दलीय प्रभुत्व क्या है, तो इसमें मैं आपको समझा रहा था, इसको वर्चस्व बन जाएगा। इसका भाई अकेले में 150 ले लिया, अरे हम तो एकदम, हमरा से कोई दादा बड़का अले नहीं, हम तो पूरा राज कर बिहार पर, चाहे कहीं भी, जहां पे जीत जाता अकेले। अगल बगल में जो छोटा छोटा दल रहता है, जो हार गया रहता है, उसको दम रहता है भाई इसके सामने आने का, हिम्मत है, नहीं आ सकता है। तो वही कहता है कि यहाँ पे एक दलीय प्रभुत्व वाले राज्य, बहुमत शासन की एक प्रणाली, बहुमत शासन की है, बहुमत इतना ना प्राप्त कर लिया, वो अपने आप को शासन कर रहा है। बहुमत शासन की एक प्रणाली है, ठीक है, जहां एक राजनीतिक दल ने लगातार बड़े बहुमत प्राप्त किए हैं, और बहुत बड़े बहुमत प्राप्त किए हैं। जब लगातार 2 बार 3 बार ऐसे जीत जाता तो अपने आप का मनोबल थोड़ा बढ़ जाता है, घमंड चूर हो जाता है। तो ये क्या, राजनीतिक दल ने लगातार बहुत बड़े बहुमत से क्या विजय प्राप्त की हो, से चुनाव जीत हासिल की हो। ठीक है, वही तो बता रहा हूं मैं। और इसीलिए वह बहुत, यहाँ पे क्या, प्रमुख शासक दल है। इसलिए वो प्रमुख शासक दल है, जो लगातार बहुत बहुत बहुमत प्राप्त कर लेता है, तो वह प्रमुख शासक दल बन जाता है, और उसको पूरा देश छीनने लगता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अन्य छोटे राजनीतिक दलों के साथ, और छोट मोटे राजनीतिक दल एगो दूगो गठबंधन में आने का प्रयास करेगा, "ए, तुम जाओ, हम अकेले ही काफी हो रही है।" ठीक है ना, याद रखना। तो उसके परिणाम स्वरूप अन्य छोटे दल, जो छोट छोट दल है, जो जिनको 4 गो सीट पर लड़ता है, छोटे, यहाँ पे अन्य छोटे राजनीतिक दलों के साथ क्या करता है, वो गठबंधन नहीं करता है, के साथ गठबंधन बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, और नहीं होती है, अकेला ही काफी है। अब हम खिस्सा का सुना रहे थे, गठैली के डांस। मैं, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, हम एक बता रहे हैं, हुआ क्या था कुछ इस प्रकार से। हाँ, शंकर जी से एक चेला था, शंकर जी का चेला, ऐसे भी शंकर जी का चेला तो बौराहे रहता है। बौराहे, जितना भी सच चेला था शंकर जी का, सब बौराहा था। चाहे रावण की बात कर लिए, वही लेकिन बौराहे था। ठीक है, अधिकतम उनका चेला बौराहे रहता है। वही लेकिन एक चेला पगला था। शंकर जी ने कहा कि शंकर जी, हम मतलब तपस्या कर रहा था, तो बोलो क्या चाहिए। तो मुझे ऐसा वरदान चाहिए कि किसी के पर हाथ रखूं तो वो जल के भस्म हो जाए, भभूत बन जाए। तो शंकर जी बोले कि बेकार, ठीक है, चलो, तो जब तपस्या मेरा किए हो तो ठीक है, तुम जिस पर हाथ रखोगे वो जल के भस्म हो जाएगा। तो वरदान तो दे दिए। अब उसको विश्वास नहीं था, क्योंकि वो जन्मे करते शंकर जी कैसा चेला कैसन होता है, शंकर जी के चेला सब पगला रहता है। उसको विश्वास नहीं हुआ कि हमको वरदान मिला कि नहीं। तब शंकर जी के पीछे पड़ गया कि क्योंकि हम आप ही के हाथ धर के देखते हैं। भाई क्या, मतलब आपको वरदान मिल गया, अब वरदान, अब जिसको भी सर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अब शंकर जी वरदान दिया, शंकर जी के पीछे पड़ गया कि नहीं, हमको जांचना है, ये इसका एक्सपेरिमेंट करना है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए शंकर जी के पीछे पड़ गया। अब शंकर जी भाई वरदान दे चुके थे, भागे, भागते 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 गए। तब पार्वती जी सोच रहे हैं कि ये इनको खूब परेशान कर रहा है। तो पार्वती जी उनको एक लड़की बन के उसके सामने गए, रुका के, रुको रुको। जन्म करते लड़का सब क्या, लड़की देख के अपने आप कभी समझ लेता है, चाहे कुछ भी हो। अगर स्कूटी में भी तेल खत्म हो जाता है तो अगर लड़की है पैदल चल रही तो 10 गो लड़का पूछेगा, लेकिन लड़का चला रहा तो एको को नहीं पूछेगा। उसी तरह से पार्वती जी आए उसके सामने तो पूछे, सुंदरी तुम कहाँ जा रही हो। तो वो बोली कि हमसे शादी करोगी, मतलब थोड़ा सा, मतलब उलझाए उसको। फिर उसके बाद क्या है, कहती कि मुझसे शादी करने की बात चलाने लगे। और उसका क्या है कि हाँ करेंगे, लेकिन तुमको गरथैली के डांस करना होगा। कि गरथैली के डांस क्या है, तो भाई कहा कि गरथैली के डांस मतलब एक हाथ अपने सर पे रखो, एक हाथ कमर पर रखो और डांस करो। अब देखो, दिमाग देखो, तो जैसे ही वो गरथैली डांस करने के लिए वो सर अपना सर पर रखा, बस अपने जल के भस्म हो गया। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी नुकसानदेह पड़ जाता है ज्यादा सिखा देना। तो हमको कहाँ से याद आया, हमको खुद याद नहीं आया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है कि यहाँ पे वामपंथी दल से क्या तात्पर्य है। वामपंथी दल क्या है, इसका क्या तात्पर्य, चलिए समझते हैं। देखिए, वामपंथी राजनीतिक राजनीतिक में उस पक्ष या आप विचारधारा को कहते हैं जो समाज को बदलकर उसे अधिक आर्थिक और जाति, यहाँ पे जातीय ज्यादातर होता है। हमारे जो बिहार की बात कर रहा हूं, इसमें जात
पर ज्यादा लोग इधर उधर करता है। जात जात बहुत ज्यादा चलता है बिहार में। तो जातीय यहाँ पे समानता लाना चाहते हैं। इस विचारधारा में समाज के उन लोगों के लिए यहाँ पे सहानुभूति, यहाँ पे सहानुभूति जो है यहाँ पे जतलाई जाती है, ठीक है ना, जतलाई जाती है, जो किसी कारणवश वो दब चुके हैं, या किसी कारणवश हो सकता है कि वो पिछड़ गए हैं, किसी कारण वो पिछड़ गए हैं, या किसी कारणवश उसकी क्या हुई है, शक्तिहीन हुई हो, या मतलब शक्तिहीन हो गए हैं, मतलब उसके कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, जो दब चुके हैं, दूसरे जात वाला उसको दबा कर रखता है, उसको आगे लाने के लिए, उसको विकास करने के लिए, उसकी आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए जो आगे आता है, जो राजनीतिक दल आगे आता है, या जो राजनीतिक इसका कार्य करता है, उसे कहते हैं यहाँ पे वामपंथी दल। याद रखना, वामपंथी दल क्या है? तो वामपंथी राजनीतिक में उस पक्ष या विचारधारा को कहते हैं, यानी कि उस पक्ष या विचारधारा, जिससे कि एक होता है पक्ष में, एक होता है विपक्ष। पक्ष विपक्ष क्या है? तो जो जीतता है वो विजय प्राप्त करता है, जिसका सरकार चलता है, जो हारता है वो उसको विपक्ष कहते हैं। पक्ष समझ में, जो जीता यानी कि जो जीत हासिल कहा, जो जीता उसको क्या कहेंगे? पक्ष कहेंगे, जो पक्ष में है, ठीक है ना। और जो हारा उसको विपक्ष, यानी कि उसके विपक्ष उल्टा कहेंगे, विपक्ष, ठीक है ना, विपक्ष। तो याद रखना, जो राजनीतिक दल, यानी कि जो राजनीतिक दल आप पक्ष या विचारधारा, क्या कहा? यहाँ पे क्या है? वामपंथी राजनीतिक में उस पक्ष या विचारधारा को कहते हैं, समाज मतलब होता है आपके अगल बगल के जो लोग होते हैं, परिवार है, आपके टोला मोहल्ला, समाज जिसको ना कहते हैं, समाज को बदलकर उसमें अधिक आर्थिक और जातीय समानता लाना चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं। अगर जात पात का भेदभाव है तो उसको एक समान करना चाहते हैं, कोई उच्च नहीं कोई नीच नहीं, एक समान करना चाहते हैं। और इस विचारधारा में समाज के उन लोगों के लिए क्या सहानुभूति जताई जाती है, यानी कि उन लोगों के लिए सहानुभूति जताई जाती है जो किसी भी कारण से या तो वो पिछड़ गए हैं, या किसी कारणवश वो दब चुके हैं किसी से, या किसी कारणवश शक्तिहीन हो गए हैं, जो किसी से लड़ने के लिए क्षमता नहीं है, जो काम करने के लिए क्षमता है, तो उसको विकास करने के लिए, उसकी आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए जो दल आगे आता है, या जो दल कार्य करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वामपंथी दल कहते हैं। तो आपको समझ में आया वामपंथी दल क्या है? अगले क्वेश्चन देखो, मैं समय ज्यादा ले रहा हूं लेकिन बेहतरीन समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एकल आधिपत्य दल क्या है? एकल आधिपत्य दल व्यवस्था क्या है? समझिएगा, ऐसे व्यवस्था देश में तो कई यहाँ पे पार्टियां होती है। ऐसे तो देश में कई पार्टियां हैं, बहुत सारा है, पार्टी गिनवाने लगभग 700, कितने पार्टी है? लगभग यहाँ पे लगभग 720 है, 720 पार्टी है टोटल लगभग, इसमें नहीं दे रखा है ना कहीं, 720 पार्टी है भारत में, टोटल 720 पार्टी है, सोच लो। उसमें से सबसे बड़ा कांग्रेस और बीजेपी है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों क्या है? सबसे बड़ा पार्टी है देश का, ठीक है। लेकिन टोटल कितने पार्टी है? 720 पार्टी है भाई, सोच लो, 720 पार्टी है पूरे भारत में, जिसमें से केंद्रीय, राज्यीय और क्षेत्रीय सब मिलाकर। याद रखना, एकल आधिपत्य दल व्यवस्था क्या है? तो यानी कि ऐसी व्यवस्था में देश तो कई पार्टियां हैं, यानी कि ऐसी व्यवस्था में तो देश तो कितनी पार्टी है, देश में कितनी पार्टियां हैं, ठीक है, देश में तो कई पार्टियां हैं, किंतु किसी एक बहुत विशाल पार्टी के पास सत्ता होता है। और याद रखना, और सत्ता किसके पास? सत्ता मतलब क्या होता है? जो विजय प्राप्त किया। सत्ता किसके पास होता है? विशाल पार्टी के पास, जो ज्यादा विजय प्राप्त किया, यानी कि विशाल पार्टी के पास। तो ये कहा, किंतु किसी एक बहुत विशाल पार्टी के पास सत्ता होता है। जैसे आपको बताया क्या, टोटल कितने हैं राजनीतिक दल लगभग भारत में? 720। आपको हमको कंफर्म नहीं है, 700 कंफर्म है, ये 20 है, ये 30 है, ये ध्यान, लेकिन 20 करीब है, मुझे याद है 100% 20 ही है शायद, 720 ही है। इसमें से सबसे बड़ा कौन है? कांग्रेस और बीजेपी दोनों है। तो सीधा कहा गया, किंतु किसी एक बहुत विशाल पार्टी सत्ता प्राप्त करता है, जिनमें अभी बीजेपी के पास है कि नहीं? विस्लाम दिखा दिए का
पता नहीं इसका मतलब क्या होता है, सब कोई ज्यादा ही कुछ। ठीक है, तो विशाल पार्टी के पास सत्ता होता है, अतः अन्य पार्टियां सत्ता की भागीदारी नहीं कर सकती, क्योंकि कोई एक ही कर सकता है, जो विजय प्राप्त किया वो सत्ता में रहता है। तो वही कहता है तथा अन्य पार्टियां क्या होता है, तथा अन्य पार्टियां जो होती है वो भागीदारी नहीं कर सकती है। तो वो क्या करती है, तो विपक्ष में रहता है, वो हल्ला गुदाल करता है। अगर कोई अगर देखो अब जो जीता है, अगर वो कोई कुछ कानून लागू करेगा या कोई चीज पारित करेगा तो उसके विपक्ष में हल्ला करेगा, ऐसे काय हो गया, ऐसे काय हो गया, जरूरी है ना। क्या वो नहीं करेगा तो ये तो अपने आप को मन चढ़ा देगा ना। तो क्या है, क्या भागीदारी नहीं कर सकती। जैसे स्वतंत्रता के बाद केवल कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही। और याद रहा, जब स्वतंत्रता प्राप्त हुआ हमको, कब प्राप्त हुआ, 15 अगस्त 1947 को। और उसका संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, है कि नहीं। जब स्वतंत्रता प्राप्त हुआ तो सबसे पहला जो चुनाव हुआ था वह हुआ था 1952 में। और 1952 में जब चुनाव हुआ, इस समय कांग्रेस का विजय हुआ। यहां तक 1957 में भी जो चुनाव हुआ, 1957 में जो चुनाव हुआ उसमें भी कांग्रेस जीता। 1969 में जो चुनाव हुआ, 67 में चुनाव हुआ, उसमें भी कांग्रेस जीता। यानी कि लगातार वो जीत रहा था, बहुत बहुत मार्जिन से, यानी कि बहुत ज्यादा इति से। तो अपने आप को क्या मतलब समझ लिया था, बहुत बड़ा। वही कहा, अतः अन्य पार्टियां सत्ता का भागीदार यहाँ पे भागीदारी नहीं कर सकती है। जैसे स्वतंत्रता के बाद केवल कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, केवल कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहा, ठीक है। उसे 1952, 1957, 1967 में तीसरे आम चुनाव में विशाल बहुमत मिला। और तीसरे आम चुनाव में बहुत विशाल बहुमत मिला था, ठीक है ना, लगभग 400 पार विशाल बहुमत मिला। अन्य अन्य पार्टियां इतनी कमजोर थी, यानी कि अन्य जो पार्टियां हैं इतनी कमजोर थी। भाई देखो, लगातार जो जीत रहा है 20 साल से 15 साल से, उसके पीछे तो अन्य पार्टी तो कमजोर ही ना पड़ेगा। तो क्या पार्टियां इतनी कमजोर थी कि वे कांग्रेस के यहाँ पे प्रतियोगिता, प्रतियोगिता मतलब होता है, प्रतियोगिता मतलब क्या होता है, कंपटीशन। प्रतियोगिता का इंग्लिश होता है कंपटीशन। यानी कि जो अन्य पार्टियां जो कांग्रेस से कंपटीशन कर यहाँ पे करके सत्ता में नहीं आ सकती थी, इसका कंपटीशन करने वाला कोई नहीं था। जब तक कंपटीशन करने वाला, जैसे आप कुछ कर रहे हो, आपके कंपटीशन का कोई बंदा नहीं है तो आप तो हरदम जीत जाओगे। लेकिन कंपटीशन का जब बंदा आएगा तो आप तो हारोगे। जैसे अभी कंपटीशन का बंदा है, एक बीजेपी एक कांग्रेस, तो जब कंपटीशन के बंदा आ जाएगा तो हारना तो तय है। उस समय क्या था, इसके कंपटीशन, इसके प्रतियोगिता के कोई व्यक्ति नहीं था जो सत्ता को प्राप्त करे, इसीलिए लगातार कांग्रेस जीत रहा था। तो मेरे प्यारे बच्चे, समझ में आया कि नहीं मैं क्या समझाया, कि ऐसी व्यवस्था जो देश में तो कई पार्टियां होती हैं, किंतु किसी एक को क्या बहुमत प्राप्त होता है, किसी एक विशाल यहाँ पे पार्टी के पास सत्ता होती है, ठीक है। अतः अन्य पार्टियां सत्ता में भागीदार नहीं हो सकती है। जैसे स्वतंत्रता के बाद केवल कांग्रेस पार्टी की सत्ता रही, जो 1952, 57 और 1967 में तीसरा आम चुनाव में विशाल बहुमत मिला। अन्य पार्टी जो भी जितनी कमजोर थी, यानी कि उतनी कमजोर थी, ठीक है ना। अन्य पार्टियां इतनी कमजोर थी कि वे कांग्रेस से प्रतियोगिता, आई मीन कंपटीशन नहीं कर सकती थी, या कंपटीशन करके सत्ता में नहीं आ सकती थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखा मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन क्या है, भारत में दलीय व्यवस्था पर टिप्पणी लिखे। भारत में बहुदलीय व्यवस्था या दलीय व्यवस्था का क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। देखो भारत में देखो, हम यहाँ पर यही चीज बोल रहे थे, 720 नहीं 750 है भाई, हम ये कंफर्म नहीं थे। 750 लगभग हमारे भारत में टोटल क्या है, मैं सबको क्लियर करूंगा, निश्चिंत रहे। लेकिन होता क्या है कि हर चीज देखो, सिंपल बात है, हम सीधा जानते हैं भाई, हम इंसान हैं, हम भगवान नहीं है भाई। भगवान भी पूरा ज्ञान नहीं था उनके पास, हम तो इंसान हैं। तो हम लोग याद बहुत सारा चीज रहता है, लेकिन कंफ्यूजिंग कभी कभी रहता है। देखो 750 कितने टोटल हमारे भारत में यहाँ पे दल है, टोटल जितनी पार्टियां हैं। लेकिन जो मुख्य क्या है, बीजेपी और कांग्रेस ही है, ज्यादातर को बहुत प्रमुख बात करते हैं। तो भारत में दलीय व्यवस्था पर एक टिप्पणी लिखे। देखो दुनिया में अन्य देशों की तरह भारत में भी दलीय व्यवस्था प्रणाली है। दुनिया में बहुत सारा, सभी देश में अब दलीय व्यवस्था आ चुका है, ठीक है ना। दलीय व्यवस्था मतलब बहुत सारा पार्टी होता है, सब अपना अपना चुनाव लड़ता है, जो 3-4 पार्टी मिलेगा, और जो जिसके पास ज्यादा बहुमत होगा वो जो जीता हुआ होगा, जो पार्टी मिलाएगा, अगर जीत का हासिल हो रहा तो जीत हासिल कर लेगा, और वो बेसिकली सरकार चलाएगा। ऐसी तो होता है बहुदलीय व्यवस्था। बहुत सारा दल मिलकर एक सरकार बनाता है, और जो दल बच जाता है वो विपक्ष में रहता है, ठीक है। तो वही कहता है, दुनिया में अन्य देशों की तरह भारत में भी क्या है, भारत में दलीय व्यवस्था पाई पाई जाती है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था अपनाई गई है।
भारत में बहुदलीय व्यवस्था अपनाई गई है। बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन की सरकार बनाने की यहाँ पे गुंजाइश होती है। और याद रखना, बहुदलीय व्यवस्था में ही गठबंधन की सरकार बना सकते हैं, ठीक है ना। भारत में लगभग 750 से अधिक छोटे बड़े राजनीतिक दल, याद रखना ये क्वेश्चन पूछेगा, भारत में लगभग कितने राजनीतिक दल है, तो 750 ऑब्जेक्टिव में पूछेगा भाई। या और भारत में कौन से दल है, तो बहुदलीय व्यवस्था है जिसमें गठबंधन की सरकार बन सकती है, ठीक है। तो ये कहा गया, बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन की सरकार बनाने की गुंजाइश होती है। भारत में लगभग 750 छोटे बड़े राजनीतिक दल है, ठीक है ना। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में तीन तरह के दल है। तीन तरह के दल होता है। एक तो होता है राष्ट्रीय राजनीतिक दल, जो होता है मेन, जो ऐसे, अब बताओ राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या है, वैसे दल जिसका सरकार कम से कम एक से अधिक राज्य में हो, वो राष्ट्रीय दल बनता है। जैसे कि अभी आरजेडी है, आरजेडी की बताता हूँ, चाहे बिहार में ज्यादा समझ में आरजेडी समझ में आ जाएगा। आरजेडी चाहे बीजेपी, बीजेपी तो भाई एथी वाला पार्टी है ना, तो उसकी बात, आरजेडी चाहे जदयू की बात कर रहा हूँ, जदयू और आरजेडी की बात करें। देखो जो आरजेडी और जदयू क्या है, एक बिहार की है, वो हमारा क्या है, राज्य दल है, यहाँ पर राज्य स्तरीय राजनीतिक दल है कि नहीं। एक हमारा राज्य स्तरीय राजनीतिक दल, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये है राष्ट्रीय राजनीतिक दल, एक होता है राज्य स्तरीय राजनीतिक दल। तो हमारा जदयू और आरजेडी, ये क्या, जदयू और आरजेडी क्या है, यहाँ पे राज्य राजनीतिक दल है, ठीक है ना, राज्य स्तरीय राजनीतिक दल है। देखो यह राष्ट्रीय कब बन सकता है, जब उसका सरकार किसी एक का, मतलब आरजेडी या जदयू का सरकार बिहार के साथ साथ किसी और राज्य में भी हो, और साथ में और राज्य में अगर जाते हैं और दूसरे के नंबर पर आते हैं, जैसे कि अगर दूसरे राज्य में अपना चुनाव लड़े और उसकी जो बहुमत है दूसरे के नंबर पर आता है, कंपटीशन में रहता है, उसको राष्ट्रीय दल घोषित किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय दल घोषित किया जाता है जब दो तीन जगह वो सरकार बना लेते हैं। अभी राष्ट्रीय दल में दो ही दल है, जिसमें से आपका एक और तीन दल हो गए हैं अभी। जैसे एक आपका आप भी था, आप जो केजरीवाल का जो हार गया, क्योंकि उसका सरकार बेसिकली पंजाब में था, पंजाब के साथ गुजरात में लड़ा था, उसका भी वहां पे था, गोवा में लड़ा था, साथ में यहाँ क्या दिल्ली में लड़ा, यानी कि वो राष्ट्रीय दल बन गया था। राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय दल कांग्रेस और बीजेपी तो है ही, ठीक है। तो आपको भारत में तीन प्रकार की राष्ट्रीय दल मिलेंगे, सॉरी आप पे दल मिलेंगे। एक राष्ट्रीय दल होता है, एक राज्य स्तरीय दल होता है, एक होता है क्षेत्रीय दल। एक होता है क्षेत्रीय दल, जो केवल बेसिकली एक क्षेत्र का दल होता है, दो तीन अपना एक पार्टी बनाता है और दो तीन गो चार गो तो चुनाव में उतार देता है और वो किसी पार्टी के साथ मिल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्षेत्रीय दल, और यहाँ पे सभी तरह के राजनीतिक दल, जो सभी तरह के राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, और सभी तरह के राजनीतिक दल, चाहे राष्ट्रीय दल हो, राज्य दल हो, क्षेत्रीय दल हो, सब चुनाव लड़ता है, और यहाँ पे दलों के लोग चुनाव जीतकर विधायिका में अपना भूमिका निभाता है, और जो भी जीतता है विधायिका में अपना क्या करता है, अपना कर्तव्य निभाता है। लेकिन जो बड़े दल है वो बेसिकली सरकार चलाते हैं, ठीक है ना, और भूमिका निभाते हैं। ये राजनीतिक दल नागरिकों का जागरूक करते हैं, और छोटे मोटे राजनीतिक दल जो है लोगों को जागरूक करते हैं, और देश के राजनीतिक यहाँ पे क्या करते हैं, स्थायित्व प्रदान करते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों था, क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन है भारत में दलीय व्यवस्था की आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो सिंपल लिख सकते हैं, दुनिया में अन्य देशों की तरह भारत में भी दलीय व्यवस्था है, ठीक है ना, पाई जाती है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था अपनाई गई है। बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन की सरकार बनाने की गुंजाइश होती है। गठबंधन मतलब दो चार पार्टी मिलाकर सरकार, अभी जो भी सरकार बना हुआ बीजेपी और जेडीयू मिलकर बिहार में सरकार बना हुआ, मुख्यमंत्री बने हुए, ठीक है ना। भारत में लगभग 750 छोटे बड़े राजनीतिक दल हैं। भारत की दलीय व्यवस्था तीन तरह के, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, उसका यहाँ पे राज्य स्तरीय राजनीतिक दल, उसका यहाँ पे क्षेत्रीय राजनीतिक दल। सभी क्या करते हैं, सभी अपने राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव में क्या कर, चुनाव जीतकर विधायिका से अपना भूमिका निभाते हैं। और ये राजनीतिक दल क्या करते हैं, आप राजनीतिक दल क्या करते हैं, नागरिकों को जागरूक करते हैं, और देश की राजनीतिक में स्थायित्व प्रदान करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखो, समय ज्यादा लग रहा है समझाने का, क्योंकि देखो राजनीतिक है और राजनीति को हल्के में नहीं ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल सरकार में कैसे भागीदारी करती है। देखो राजनीतिक दल सरकार में भागीदारी बहुत तरीका से कर सकती है। कैसे कैसे, देखो लोकतंत्र में राजनीतिक दल एक आधार स्तंभ मतलब होता है कोलुम,
कोलुम मतलब होता है स्तंभ, मतलब जिस पर टिका हो। जैसे घर बनता है तो उसमें कोलुम पिलर दिया जाता है, पिलर जिसको कहते हैं, स्तंभ दिया जाता है, उसको हिंदी में स्तंभ कहते हैं, उसको इंग्लिश में कोलुम कहते हैं, है कि नहीं। तो कोलुम जो होता है वही कहा राजनीतिक, आप लोकतंत्र में राजनीतिक दल एक आधार है। देखो लोकतंत्र में राजनीतिक अगर दल नहीं होगा तो उसकी आधार का कोई वैल्यू नहीं होगा। भाई लोकतंत्र तभी तो है जब बहुत सारा दल है, बहुत सारा राजनीतिक दल है जो अपना अपना किस्मत आजमाते हैं और जिसको जनता भरोसा करते है उसको जिताते हैं। तो ये कहा लोकतंत्र में राजनीतिक दल एक आधार स्तंभ है, ठीक है ना। लोकतांत्रिक देश में सरकार के सफल संचार के लिए राजनीतिक दल का होना आवश्यक है। अगर सरकार को अच्छे तरीके से चलाना है, जो लोकतांत्रिक देश है, तो उसमें बस के लिए राजनीतिक दल का होना आवश्यक है। अगर राजनीतिक दल नहीं होगा, बताओ राजनीतिक दल ही नहीं होगा तो भाई किस पर जाएगा। सिंपल आप ही सोचो, अगर एक ही दल होगा, एक ही राजनीतिक दल होगा, केवल कांग्रेस, तो कांग्रेस जीतेगा तो उसका मनोबल बढ़ जाएगा, भाई कुछ काम ही नहीं करेगा, भाई हम ही जीतेंगे अकेला। जब बहुत सारा राजनीतिक दल है तब ना वो मेहनत करता है, काम करता है लोगों हित में। तो ही कहता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल एक आधार और स्तंभ माना जाता है, यानी कि खंभा माना जाता है। लोकतांत्रिक देश में सरकार के सफल संचार के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। भारत में राजनीतिक दल सरकार में भागीदार अनेक तरह से करते हैं। और भारत में जो राजनीतिक दल है, भारत के जो राजनीतिक दल हैं, वो सरकार में भागीदारी अनेक प्रकार से करते हैं। यहाँ पे राजनीतिक दल जो है सरकार में भागीदारी अनेक तरह से करते हैं। सरकार बनाने के लिए क्या करते हैं, सरकार बनाने के लिए सभी राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, और सभी राजनीतिक दल चुनाव लड़ेगा जो जीतेगा। कि राजनीतिक दल है तब ना, अगर लोकतंत्र में राजनीति का दल नहीं हुआ तो बेकार चला जाएगा, इसीलिए स्तंभ मानते हैं उसको। तो राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनकर राजनीतिक दल ही सरकार को चुनाव पे चलाने का काम करते हैं। और जब चुनाव जीतते हैं तो राजनीतिक दल ही सरकार को चलाते हैं। और चुनाव हारने वाला राजनीतिक दल क्या करता है, चुनाव जो हार गया वो विपक्ष बन जाता है, वो विपक्ष की भूमिका निभाता है। अब बताओ विपक्ष में अगर नहीं रहेगा कोई, अगर बीजेपी अभी जीत गया, ठीक है, बीजेपी जीत गया, भाई देखिए देखो हम यहाँ पे राजनीतिक बतियाने नहीं आए, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम ये मत सोचना कि हम आरजेडी चाहे किसका फैन है, हम बीजेपी के किसका है, भाई हम बस अभी तक हम शुरू कुछ नहीं कहेंगे, हम सबको सपोर्ट करते हैं, जो अच्छा करेगा उसका सपोर्ट करेंगे, जो विद्यार्थियों के हक में बोलेगा उसका सपोर्ट करेंगे, सिंपल बात है। लेकिन हमको नेता जो पसंद है, मैं अपना राय रखता हूँ, मुझे चिराग पासवान बहुत पसंद है, एकदम बहुत बेहतरीन बोलता है और कट एंड क्लियर बोलता है, बेचारा कोई एथी नहीं है, बहुत प्यारा है वो, हमको बहुत पसंद है वो। पलटू राम तो पसंद नहीं है हमको, अब पहले था अब नहीं है। पलटू राम समझ रहे हो, नीतीश चाचा, ठीक है। कुछ ऐसे और सारा है कि हमको पसंद नहीं है, नाम नहीं ले सकते ना, तब कमेंट में सब कहेगा कि सर राजनीतिक बतिया रहे हैं, है कि नहीं। ऐसे बिहार में सब ये चल रहता है, राजनीतिक के चक्कर में पड़ा रहता है कि नहीं। तो देखो याद रखना, क्या है लोकतंत्र में राजनीतिक दल स्तंभ माने जाते हैं। लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, सरकार संचार चलाने के लिए राजनीतिक दल का होना आवश्यक है। भारत में राजनीतिक दल सरकार में भागीदार अनेक तरह से करते हैं। सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, और जो चुनाव जीतता है वो राजनीतिक दल जो राजनीतिक दल चुनाव जीतता है वह राजनीतिक दल क्या सरकार का चलाता है, क्या सरकार चलाने का काम करता है। जो हार जाता है वो राजनीतिक दल विपक्ष बैठता है। जैसे कि देखो अब बीजेपी कोई कानून लाया, सपोज दैट बीजेपी कोई कानून ला देगा कि भाई कोई भी कानून, ऐसा कानून जिसको लोगों की अच्छा ना हो, ठीक है, बेकार हो कानून। लेकिन जब अगर विपक्ष में है तब ना, जैसे कि सिंपल क्या करेगा, एकाएक कह देगा, कहते कि आ, कुछ भी ऐसा चीज, मतलब जो कि कुछ भी कानून ऐसा ला देगा जो फालतू का हो, ठीक है ना, जिससे कि हर लोग को टैक्स देना आवश्यक है। जैसे कि जो कमाता है 20,000 रुपया, उसको भी आपको 10,000 रुपया टैक्स भरना होगा। तो ये तो भाई मनमानी हुआ ना, भाई 20,000 कमाई करेगा, 10,000 टैक्स कहाँ से भर देगा। विपक्ष रहेगा तब ना हल्ला हल्ला गदाल करेगा, एकदम विपक्ष धरना पर बैठेगा। विपक्ष में करेगा, ये रहेगा तब ना, विपक्ष वाला हारल आदमी है तब ना। अगर ये रहबे नहीं करेगा तो ये अपना मर्जी से काम करेगा। जो जीता हुआ है, जो सरकार बनाया हुआ, सरकार बना के काम कर रहा है, वो तो अपना मनमौजी करने लगेगा, है कि नहीं। तो विपक्ष भी होना आवश्यक है, विपक्ष को मजबूत होना आवश्यक है, होना नहीं मजबूत होना आवश्यक है, जो लड़ सकता है, बोल सकता है। चुनाव हारने वाला राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल ही लोगों तक सरकारी योजना को पहुंचाते हैं, और राजनीतिक दल जो चुनाव जीतते हैं उस सरकारी योजना को पहुंचाते हैं, ठीक है ना। राजनीतिक दल ही जनता की इच्छा एवं आवश्यकता को सरकार तक पहुंचाती हैं, और राजनीतिक दल ही लोग की इच्छाएं क्या है उसको धीरे धीरे पहुंचाई जाती है ऊपर तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए,
अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, समय में जो बहुत ज्यादा ले रहे हैं शायद। एक दलीय एक दलीय प्रभुत्व पर टिप्पणी लिखी, या अर्थ क्या है? देखो साधारणतः देखा जाता है कि वहां पे देखा जाता है कि बहुत से ऐसे देश हैं, यानी कि साधारणतः ऐसे देखा जाता है, साधारणतः देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें कई तरह के पार्टियां होती हैं। बहुत सारा देश है जिसमें कई तरह की पार्टियां हैं, किंतु किसी एक ही पार्टी या कई पार्टियों के समूह के पास सत्ता होता है। सीधा कहा कि यहाँ पे एक दलीय प्रभुत्व क्या है, तो साधारणतः ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे देश में यहाँ पे कई तरह की पार्टियां होती है, ठीक है ना, किंतु किसी एक ही पार्टी या कई पार्टियों के समूह के पास यहाँ पे सत्ता होती है। यहाँ पे शेष पार्टियां सत्ता की भागीदारी नहीं कर सकती। कुछ पार्टियां ही, चाहे एक पार्टी या दो चार पार्टी सत्ता में साझेदारी करते हैं या सत्ता में रहते हैं, और बहुत सारा पार्टियां यानी कि कई पार्टियां, शेष पार्टी जो बच जाता है, जो हार जाता है, वो सत्ता में भागीदारी नहीं कर सकती है। जैसे कि यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद केवल कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही, जैसे कि 1952 में पहली बार, उसके बाद 1957 में दूसरी बार, और 1967 में तीसरी बार आम चुनाव में विशाल बहुमत मिला था। और इसके अलावा जो भी पार्टी बच गया वो विपक्ष में था, ठीक है ना। अन्य पार्टियां इतनी कमजोर थी कि वे कांग्रेस की कंपटीशन करने में सक्षम नहीं थी या सत्ता नहीं कर सकती थी। तो यह अब इसके लिए एक दलीय व्यवस्था है, चाहे ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं, समझा भी चुका हूं। अगले क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन की, आप निर्वाचन का उत्तरदायित्व पर टिप्पणी लिखे। देखो निर्वाचन आयोग, यहाँ पे इंडियन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि यहाँ पे भारत के निर्वाचन आयोग, ठीक है ना, भारत के जो चुनाव करवाते हैं, ठीक है ना, किसी कहा गया भारत में चुनावी प्रक्रिया संपन्न करने के लिए भारतीय संविधान में एक यहाँ पे सद स्थायी चुनाव आयोग का गठन की व्यवस्था की गई है। मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, भारत में चुनाव कराने के लिए चुनाव के संदर्भ में एक आयोग का गठन किया गया, जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप सर्च करके देखना गूगल पे, तो भारत में चुनावी प्रक्रिया संपन्न करने के लिए भारतीय संविधान में एक यहाँ पे सदस्थायी चुनाव आयोग का व्यवस्था की गई है, जिसका प्रमुख उत्तरदायित्व विभिन्न स्तर पर स्वतंत्र रूप से एवं शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराना है। ये आगे पूछेगा कि इसकी कार्य क्या है, मैं आपको बताऊंगा। आराम से, मतलब स्वतंत्रता पूर्वक एकदम शांति पूर्वक चुनाव कराना है पूरे देश में, ठीक है। अगले क्वेश्चन कहता है, निर्वाचन व्यवस्था के 4 यहाँ पे सुधार बताइए। जो निर्वाचन व्यवस्थाएं हैं उसकी 4 सुधार क्या क्या, अपना से क्या सुधार करना चाहोगे? जैसे कि निर्वाचन व्यवस्था में 4 सुधार बताइए, जो इलेक्शन करवाते हैं उसमें 4 सुधार। सबसे पहले यह सुधार होना चाहिए हमारे अनुसार से कि यह लागू कर देना चाहिए, जो बीएससी या बीए पास है, जो बीए पास है वही चुनाव लड़ सकता है। बीए पास ही पहला हमारा प्रस्ताव रहेगा। हम अपना पर्सनल बता रहे हैं, जो बीए पास, क्या सुधार अपना करना, तो ये क्वेश्चन इस पर मत जाइए, आप क्या सुधार करना चाहेंगे? निर्वाचन आयोग में 4 सुधार बताइए, क्या सुधार करना चाहेंगे? तो सबसे पहला कि भाई कम से कम बीए पास तो होना चाहिए जो चुनाव लड़े, अनपढ़ के भाई छोड़ दो, कम से कम देश चला रहा है उसके पास तो नॉलेज तो होना चाहिए। चाहे एक कम से कम ये चीज होना चाहिए कि भाई एक कंपटीशन पास करो तब आप चुनाव में उतर सकते हो, ठीक है। कंपटीशन पास करो, चलो कंपटीशन छोड़ो, कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि कोई भी डिग्री एक होना चाहिए। जैसे शिक्षक बनने के लिए आपको बीएड चाहिए, डीएलएड चाहिए, उसी तरह इंजीनियरिंग बनने के लिए बीटेक चाहिए, डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस होना चाहिए। भाई चुनाव लड़ने के लिए भाई जो सबसे बड़ा जिसके पास पावर होता है वो कुछ है नहीं है। सबसे पहले तो हम ये बदलना चाहेंगे, तो हम यहाँ पे इसे लिखा क्या क्या है चलो बता देते हैं, ठीक है। राजनीतिक दलों की उसी अनुपात में सीटों मिले, आप ये उसी अनुपात में सीटें मिलेंगे जिस अनुपात में उन्हें वोट मिली है। जैसे देखो अब क्या करता है, जैसे कि अभी मैं बताता हूँ एक चीज, बिहार में कितने सीट है? बिहार में विधानसभा के लोकसभा की सीट बता रहा हूँ, लोकसभा लोकसभा विधानसभा क्या जानते हो? कितना को ये भी पता नहीं होगा, लोकसभा और विधानसभा, विधानसभा लोकसभा विधानसभा क्या होता है समझना।
लोकसभा का चुनाव जब होता है जिससे प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, जिसमें संसद का चुनाव होता है, और एक सांसद लगभग एक जिला के मालिक होता है, उसके अंदर कम से कम 9 से 10 जो 10 विधायक आते हैं। एक संसद के अंतर्गत 10 एमएलए आता है, कम से कम 10। ठीक है, यानी कि एक जिला के मालिक होता है वो संसद। और लगभग हमारे पूरे बिहार में 38 जिला है, तो 38 जिला है ना, और 40 टोटल 40 लोकसभा का सीट है। कितने हैं? 40 लोकसभा की सीट, यानी कि एक जिला अप्रोक्स एगो। हाँ, कोई कोई जिला बड़ा होता है तो उसमें से तनका से छाट लेते हैं और दूसर का जिला में तनका मिला देते हैं। इससे कि हम लोग मुजफ्फरपुर से हैं, तो एक मुजफ्फरपुर है, एक वैशाली है। हम लोग मुजफ्फरपुर होते हुए वैशाली के अंतर्गत आते हैं। देखो, हाजीपुर भी है, एक वैशाली भी है। एक हाजीपुर है जो चिराग पासवान संसद है, वैशाली के बीना देवी संसद है, जो बीना देवी के घर है उसी के बगल में मेरा घर है। ठीक है ना, उन्हीं के गांव में, मतलब उनके गांव से बगल में सटा गांव है, मतलब ज्यादा दूर नहीं होगा, मतलब 100 मीटर के बगल में ही है जो हम लोग का संसद है। तो वो वैशाली से आते हैं, लेकिन वो मुजफ्फरपुर उनका घर है। हम लोग मुजफ्फरपुर से हैं, लेकिन वह क्षेत्र बनता है वैशाली संसद है, वैशाली लोकसभा क्षेत्र। ठीक है ना, जिसके बीना देवी अभी एलजेपी से चुनाव लड़ी थी, चुनाव जीती है, संसद है वो। ठीक है, और चिराग पासवान खुद ऑफिस क्या वैशाली में एक जगह है, आपको पता ही है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। सुने होंगे आप, हाजीपुर से ले रहे हैं। तो देखो, और एक मुजफ्फरपुर भी है, तो मुजफ्फरपुर के आधा क्षेत्र बीना देवी के और आधा क्षेत्र बेसिकली कौन से है, क्या नाम है उसका, अभी वो क्या बीजेपी से था, और वो बेसिकली अभी मंत्री है, जिसका नाम है कोई निषाद है, क्यों निषाद है पता, निषाद नाम है, लास्ट में निषाद टाइटल लगता है। हम मुजफ्फरपुर में ही रहते हैं, लेकिन पता नहीं है। तो ये हो गया टोला 4। और ये विधानसभा जिससे विधायक लोग बनते हैं, एमएलए बनते हैं। और विधायक जो होता है, यह पूरे बिहार में 243 है, 243 विधायक है भाई। यानी कि अप्रोक्स कितने पड़े, अप्रोक्स बात की जाए तो कितने पड़ेंगे, यानी कि कम से कम 6 7 8, कम से कम आपका, यानी कि हो जाएगा 4 है ना, 6 चौका 24, 6, यानी कि कम से कम 6 विधायक एक संसद के अंतर्गत आ रहा है। सोच लो, एक संसद के अंतर्गत 6 विधायक, अप्रोक्स सही तो आएगा, 6 से 7 आएगा, है ना, 6 से 7 आएगा, 7 आएगा। ठीक है, 7 6 42, 7 6 42, 7 आएगा विधायक, सोच लेना। तो ये आपके विधायक है, और इससे मुख्यमंत्री बनते हैं, इससे प्रधानमंत्री बनते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि राजनीति, और चीज हम बता रहे थे। तो देखो, चिराग पासवान को टोटल कितने सीट मिले थे? 5 सीट मिला था। बता, पांचों में पांचों जीत गया भाई। देखो, जब बंटवारा हो रहा था, टोटल 40 है बिहार में सीट, कितने? 40। और 40 सीट में से क्या हुआ था, 40 सीट में से 5 मिला था आपको, 5 मिला था, 5 सीट किसको मिला था चुनाव लड़ने के लिए? यहाँ पे एलजेपी की, मतलब यहाँ पे उसके बाद एलजेपी का मिला, उसके बाद आपको 15 मिला था, आप 15 खुद ला रहा था। 15, 15 या 12, 12 मिला था। 12 खुद बीजेपी लड़ा था, और 15 लगभग 15 मिला था जेडीयू के। ठीक है ना, जेडीयू और बीजेपी को 12, बीजेपी अपने खुद ला रहा था। ऐसे बीजेपी, और यह एलजेपी है, याद रखना, एलजेपी। और इसमें कुछ सीट बच रहा है, यानी कि 20 32 8 सीट बच रहा है, जिसमें 2 मिला था जीतनराम मांझी को, और एक जो मिला था, एक सीट खुद था किसका पता है आपको? जो काराकाट के नाम बड़ा प्रसिद्ध था, जिसमें पवन पवन सिंह चुनाव लड़ रहा था, काराकाट में राजा राम कुशवाहा, और एक था उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा का एक अलग दल है, वो भी राजनीतिक दल में है, और वो क्षेत्रीय दल के अंतर्गत आता है। और एक खुद वो लिया था, एक वो भी इसके लिए इसी के अंतर्गत था। और इस तरह से दूगो, और दूगो किसका था? जीतराम मांझी का था। तो कितने हुए? लगभग एक दो और इधर उधर था, इधर में इधर उधर, लेकिन 5। तो बताओ, ये पूरा में पूरा जीता, तो इसको और ज्यादा मिलना चाहिए था। तो वही कहा कि जिसको ज्यादा बहुमत मिलता है, तो उसको सीट की संख्या बढ़ाइए, उसके अनुपात में सीट दीजिए। तो राजनीतिक दलों को उसी अनुपात में सीटों मिले जिस अनुपात में उसे वोट मिले हैं। ठीक है, समझाने का मतलब ये था। और देखो, संसद और विधान मंडलों में महिलाओं के लिए यहाँ पे 1/3 सीटों पर अच्छा होना चाहिए भाई, 1/3 सही बोल रहा है। यानी कि 100 में से कम 30 गो, यानी कि 30 गो कम से कम, देखो, यानी कि 15 में से आप 5 गो सीट महिलाओं को दो, यानी कि 100 में से आपको कम से कम 33 गो सीट आप
33 को सीट महिलाओं को दीजिए, यह होना चाहिए। उसके बाद चुनाव में धन प्रयोग, यहाँ पे धन प्रयोग को रोक लगा, हाँ चुनाव में जो पैसा बांटते इस पर रोक लगा दो भाई, इसको सबसे पहले रोक लगाओ, ठीक है ना, पैसा बांटना रोक लगाओ। चुनाव में धन प्रयोग, यहाँ पे प्रयोग पर रोक लगाने के लिए कठोर यहाँ पे यहाँ पे मतलब दंडात्मक, मतलब दंडित करना, ठीक है ना, सजा देना, दंडित कानून बनाना चाहिए। और साथ में अपराधी, हाँ एक और चीज, अपराधी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोकनी चाहिए। जो अपराधी है उसको चुनाव नहीं लड़ने दो। जो मर्डर कर दिया वो चुनाव कभी नहीं लड़ सकता। जिस तरह से आप एक बार आप मर्डर कर दीजिए, एक बार केस लग जाएगा, सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं। सरकारी नौकरी अगर आप एक बार केस लग जाएगा ना, एक बार आप कोर्ट में पेश हो गए तो आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। तो उसी तरह से जब एक बार जब इस पर अपराधी का चिट्ठी लग गया तो चुनाव नहीं लड़ सकता, ऐसा कुछ नियम ला दो। तो यही सुधार करना चाहेंगे हम लोग। अगला है एकात्मक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? एकात्मक व्यवस्था राजनीतिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है, इस प्रणाली के अंतर्गत या तो सरकार केवल एक स्तर में होता है, या सरकार के कई केंद्र के यहाँ पे अधीनस्थ होती है। केंद्र सरकार अस्थायी सरकारों को क्या करता है, अपना आदेश प्रदान करता है, आदेश यहाँ पे पारित कर सकती है। ब्रिटेन नेपाल में यहाँ पे क्या है, एकात्मक व्यवस्था है। देखो एकात्मक व्यवस्था क्या है, मतलब उसमें केवल एक ही सरकार होता है। उसमें जैसे हमारे यहाँ क्या है, पहले आपकी प्रधानमंत्री है, उससे पहले राष्ट्रपति है, ठीक है। लेकिन हम लोग राष्ट्रपति को महत्व उतना नहीं, जितना राष्ट्रपति का महत्व है लोग समझता नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ज्यादा जानता है। तो प्रधानमंत्री याद रखना, प्रधानमंत्री पूरे भारत को चला सकता है तो नहीं चला सकता, तो इसलिए हमको बनाया गया मुख्यमंत्री। सब राज्य को अलग अलग मुख्यमंत्री में बांट दिया गया, यानी कि सीएम बनाया गया, चीफ मिनिस्टर। सब राज्य के लिए अलग चीफ मिनिस्टर। अब चीफ मिनिस्टर पूरा देश को, मतलब पूरा राज्य को नहीं चला सकता, इसलिए संसद क्या बनाया गया, तो उसलिए बनाया गया एमएलए बनाया गया कि एमएलए चलाइए। इस तरह से बहुत सारा गठन किया गया ऊपर से लेकर नीचे तक। तो क्या है, प्रधानमंत्री ऐसे जैसे ब्रिटेन है, नेपाल, इसमें क्या है, इसमें ये सीएम होता ही नहीं है। लोग ये केवल बीच में जो ये प्रधानमंत्री होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं वही पूरा शासन करते हैं, डायरेक्ट ऊपर से नीचे तक शासन करते हैं। जैसे केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं होता है, हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी डायरेक्ट राष्ट्रपति वहां पे लागू करते हैं सब चीज, राष्ट्रपति के अंतर्गत सब आता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री सब पूरा मुख्यमंत्री को आदेश दे सकता है कि अपने अपने देश में कीजिए, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे कुछ देश हैं जिसमें डायरेक्ट उसके नीचे कोई नहीं है, डायरेक्ट वहां से डील करता है, यानी कि एक दलीय व्यवस्था। यानी कि एकात्मक व्यवस्था राजनीतिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है जिस यहाँ पे क्या है, इस प्रणाली के अंतर्गत या तो सरकार के केवल एक स्तर होते हैं, या एक स्तर ना होकर उसके छोटा मोटा कर्मचारी बैठा रखते हुए, यानी कि या तो सरकार की सरकार की इकाई केंद्र के अधिअस्त होती है, इकाई केंद्र के अधिअस्त होती है। और केंद्र सरकार क्या करता है, केंद्र सरकार स्थानीय सरकार छोटी छोटी जो आदमी होता है, सरकार को आदेश पारित कर सकती है। वहां के ऊपर का जो सरकार है नीचे वाले को आदेश पारित कर सकता है, ठीक है, आदेश पारित कर सकता है। तो क्या होता है, एकात्मक व्यवस्था की सरकारें कहलाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है स्वतंत्रता क्या, आप क्या समझते हैं? देखिए स्वतंत्रता अंग्रेजी का एक शब्द लिया गया है, अंग्रेजी में एक है यहाँ पे लिबर्टी, ठीक है ना, लिबर्टी एक शब्द है, ठीक है ना, लिबर्टी। और लिबर्टी से बेसिकली लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, जो मतलब किसी के बंधन से मुक्त होना, सीधा समझो किसी के बंधन से मुक्त होना स्वतंत्रता कहलाता है। तो याद रखना, स्वतंत्रता अंग्रेजी शब्द लिबर्टी का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है बंधनों का अभाव या मुक्त, यानी कि बंधनों का मुक्त होना, बंधन से मुक्त होना। स्वतंत्रता में व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट होती है, और जो व्यक्ति के पास स्वतंत्रता होती है कुछ भी कर सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है। और जो स्वतंत्र नहीं होता है उसको बहुत सारा यहाँ पे रुकावट होती है। तो स्वतंत्रता क्या, अंग्रेजी शब्द लिबर्टी का हिंदी रूपांतरण है। इसका अर्थ होता है बंधनों से मुक्त होना, ठीक है ना। स्वतंत्रता में आदमी क्या होता है, अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है, घूम फिर कर सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखा जाए मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन है यहाँ पे
दलीय प्रणाली के विभिन्न प्रकारों को लिखिए। दलीय प्रणाली के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? तो दलीय प्रणाली लोकतंत्र का आधार है। दलीय प्रणाली जो लोकतंत्र का आधार है, यह जनता और सरकार के बीच का एक कड़ी है। दलीय प्रणाली जो जनता और सरकार के बीच का एक कड़ी है, कड़ी होता है, ठीक है ना। दलीय प्रणाली तीन प्रकार के होते हैं, एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली, ठीक है। अब थोड़ा फास्ट भी चलेंगे। अगले क्वेश्चन देखो, निर्वाचन आयोग के दो कार्य बताइए। तो निर्वाचन आयोग का दो कार्य क्या है? ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन सब बता रहे हैं, अभी लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे, टेंशन मत लो। तो क्या है? मतदान सूची तैयार करना, ये मतदान को सूची तैयार करना सबसे पहला, और चुनाव संपन्न कराना इसका कार्य है। दो कार्य मैं बता दिया चुनाव आयोग का। और जब इसका कम से कम 5 आयोग लिखेगा तो 5 नंबर पूछेगा। आपको बताता हूं मैं कैसे, देखो ये आपको लघु उत्तरीय यहां तक खत्म होते हैं। अब यहां से शुरू होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। यहां से इस चैप्टर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर शुरू हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। दीर्घ उत्तरीय मतलब 5 नंबर में क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन क्या है? भारत में एकल एकल जो है आधिपत्यशाली दल व्यवस्था को प्रभाषित करे। इसका मतलब क्या है तो समझिएगा, आधिपत्यशाली पे दल क्या है? तो भारत में एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था का तात्पर्य उस राजनीतिक स्थिति से है जिसमें एक राजनीतिक दल लंबे समय तक सत्ता में रहता है। यानी कि एक ही राजनीतिक दल लगातार अगर 5 साल मतलब 5 बार 6 बार यानी कि 20 साल 25 साल राज्य करता है, उसको हम कहते हैं यहाँ पे, क्या कहते हैं? यहाँ पे आधिपत्यशाली दल कहते हैं। तो ये कहा गया भारत में एक आधिपत्यशाली दल व्यवस्था का तात्पर्य उस राजनीतिक स्थिति से है जिसमें क्या होता है, जिसमें एक राजनीतिक दल लंबे समय तक, काफी समय तक क्या करता है? सत्ता में होते हैं, और क्या करते हैं? प्रभावी रूप से अन्य दलों को सीमित करता है, और प्रभावी रूप से अन्य दलों को क्या करता है? सीमित करता है। और इस व्यवस्था में एक विशेष दल की शासन इतनी मजबूत हो जाती है, यानी कि जो लगातार जीत रहा है उसकी शासन इतनी मजबूत, शासन करने की तरीका इतनी मजबूत हो जाती है कि चुनाव में लगातार जीत हासिल करता है। और लगातार वो चुनाव में जीत हासिल करता है, जिससे अन्य दलों के वैकल्पिक शक्ति क्या होते हैं? यहाँ पे शक्ति बनना मुश्किल हो जाता है, और अन्य दलों का उसमें दाल गलना मुश्किल हो जाता है। सीधा कह सकते हो आप, अन्य दल नहीं जीत पाते हैं, ठीक है। तो इतना भी, लेकिन अब वैसा नहीं है। अब कितना जीतिएगा, ज्यादा घमंड की जगह गिरा देगा। जैसे केजरीवाल क्या कहता था, मोदी जी तो हमको इस जन्म में दिल्ली के अंदर नहीं हरा सकते हैं, अब विधायक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है कि नहीं, चल गया। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास बहुत प्यारा सा है, भारत में निर्वाचन आयोग का कार्य का वर्णन करें। इसमें टोटल 9 कार्य बताइए, 5 नंबर पूछेगा आपसे। और निर्वाचन आयोग का कार्य तो मैं ऐसे 2 बता दिया हूं ऑलरेडी। सबसे पहले क्या क्या देखिए, देख लीजिए। निर्वाचन आयोग का निम्नलिखित कार्य, सबसे पहले चुनाव को संपन्न कराना, मैं पढ़ा दिया हूं, चुनाव को संपन्न कराना। उसके बाद है चुनाव क्षेत्रों को वहां पे परिसीमन करना। परिसीमन मतलब आप क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, इसी का आदेश देगा तो करोगे आप। उसके बाद यहाँ पे मतदान सूची तैयार करना, मतदान की सूची तैयार करना। राजनीतिक दलों को हमें मान्यता प्रदान करना। अगर आप अपना एक दल बनाना चाहते हो, राजनीतिक दल, तो पहले आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन में। वो अगर आपको मान्यता प्रदान कर दे तो ठीक है, नहीं तो आपको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद राजनीतिक दलों को पहले ऐसे प्रदान नहीं होगा, वो आपको पहले 2-4 बार विधायकी या कुछ बनना पड़ेगा, तब अपना राजनीतिक दल शुरू कर सकते हैं शायद। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, और कोई राजनीतिक दल अगर बना तो उसकी चुनाव चिन्ह प्रदान करेगा, ठीक है। एक जन स्वराज नया पार्टी आया है, आपने सुना होगा जन स्वराज का नाम। चुनावों में नामांकन पत्र का जांच करना। अब नामांकन पत्र में क्या सही भरे या नहीं भरे तो उसकी जांच करना। राजनीतिक दलों की यहाँ पे क्या है, विवादों का यहाँ पे न्याय करना। अगर राजनीतिक दल में किसी प्रकार के विवाद है तो उसको न्याय करना, उसकी फैसला करना। चुनाव प्रक्रिया को संबंध में सरकार को सुझाव देना, और जो सरकार है उसको चुनाव के प्रक्रिया को सुझाव देना। साथ में मतदान को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना, और मतदान को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना इसके मुख्य कार्य है। अगर इसमें से 5 कार्य भी अगर लिख देते हैं तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिल जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना। आज हम लोग जिस चैप्टर का पढ़े हैं, यह जो पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 था, समय तो लगा लेकिन बेहतरीन तरीका से हम समझाने के प्रयास किए हैं, और इसी तरह से हर चैप्टर को पढ़ाएंगे। बस आपको क्या करना है, शिक्षा सेतु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है। और अगर चाहे आप कोर्स ज्वाइन करना है, अगर आप 450 प्लस करना चाहते हैं, तो मेरा एक कोर्स है जो केकेजी क्लासेस के, आपको ऐप पे मिल जाएगा, केकेजी क्लासेस के।
या दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। ऑल विषय का आपको नोट्स पीडीएफ के साथ क्लासेस प्रोवाइड हो जाएंगे। तो नीचे नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट जरूर करना। मैं लिख देता हूँ 91 17 82 30 62, जिसमें ऑल विषय का क्लास होंगे मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे यूट्यूब पर तो चलेगा ही, ऐसे आप कांटेक्ट करके पूरी जानकारी ले लेना क्या क्या सुविधा मिलेंगे आपको। पीडीएफ नोट्स के साथ टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएंगे आपको। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। इस सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम ज्वाइन करोगे ना, कर लेना। थैंक यू।